मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आप लोगों के बीच जातीय जनगणना पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि मालूम है, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातों को रख रही है और जो सत्ता पक्ष में अभी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसने भी माना है जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। यह कब और किस क्राइटेरिया से हो। मित्रों, हम पहले इस चर्चा को शुरू करें इससे पहले यह जरूर समझना चाहेंगे आखिर जातीय जनगणना क्यों हो, जातीय जनगणना कराने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। 1931 का आंकड़ा हमारे पास है और 1931 के आंकड़ा ही अभी तक सरकारी तौर पर कायम है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने देश में सामाजिक विषमता रहने के कारण विभिन्न जातियों में बटे हुए रहने के कारण हजारों साल से कई जातियों पर शासन और सत्ता करती रही। शोषित समाज रही, कोई समृद्ध समाज रहे, कोई अछूत समाज रहे, और उसका अभी तक प्रभाव हमारे समाज पर है। अंग्रेज आने के बाद वह पूरे भारत को एक करने का कोशिश किया और एक हुआ भी। अंग्रेज के शासन काल में पूरे भारत एक संविधान के तहत काम करने लगा, लेकिन उसमें भी जातिगत व्यवस्था जो था वह संविधान में कहीं उसको संरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन एक जो बात थी वह शिक्षा के अधिकार की बात जो थी, वह अंग्रेजों ने सभी वर्गों को शिक्षित हो इसके लिए प्रयास किया और जिसका कारण हुआ जो समाज के कुछ जो जागरूक वर्ग थे, जागरूक लोग थे, उसमें शिक्षा ग्रहण करने की अवसर मिली और वो ग्रहण किए। तो जब शिक्षा आई और शिक्षा के साथ साथ समाज में चेतना आई, जागरूकता आई, और इसी कालखंड में आज़ादी का आंदोलन चला और उसमें हमारे देश के कई एक लीडर उभरे, जिसमें एक महात्मा गांधी एक तरफ थे, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो लड़ाई था उनको छुआछूत और सामाजिक प्रताड़ना से, दूसरी लड़ाई थी अपने समाज को कैसे जागरूक करें, कैसे उस समय में समाज के जो विभिन्न तबके थे उसके बराबरी कैसे इसको खड़ा करें। और महात्मा गांधी के पास उनको यह देश कैसे आज़ाद हो, यह देश अंग्रेजों के शासन से कैसे मुक्त हो, कैसे हमारे अपने हाथ में सत्ता आवे और हमारा अपना लोग इस सत्ता को चलाए। इसी कालखंड में जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी अपनी लड़ाई लड़ते हुए जब देश आज़ाद हुई, तो संविधान बनाने का जब रूपरेखा तय करने की बात हुई, तो उसमें बहुत ही आवश्यक था जो वैसे लोगों का चयन करना, वो संविधान कमेटी में जो संविधान का ज्ञाता हो, जो भारत की तमाम सामाजिक समस्या, तमाम भौगोलिक स्थिति और तमाम भाषाओं को समझने और उसके हिसाब से समाज में जो असमानता है, समाज में जो ऊंच नीच है,
विभिन्न धर्मों के लोग हैं, सबको कैसे व्यवस्थित रूप से समाहित कर एक मुकम्मल संविधान बने, जिसके तहत भारत जब स्वतंत्र हो तो उसको एक ऐसा संविधान मिले जो भारत एक समतामूलक समाज, भारत विभिन्न धर्मों का एक समागम स्थल बने और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर, सभी जातियों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर एक समान भाव से, एक व्यवस्थित ढंग से अपने अधिकार के तहत इस देश में रह सके। और जब बाबा साहब उसमें संविधान में जो चयन किया गया 7 नाम कमेटी का, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनका अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि उस समय के विद्वानों में बाबा साहब भीमराव पास जो डिग्रियां थी, जो उनके पास स्कॉलर थी, जो उन्होंने अपने जीवन काल में अध्ययन किया था विभिन्न देशों में जाके, वह वास्तव में भारत के लिए अमूल्य धरोहर था। और उस अमूल्य धरोहर को महात्मा गांधी जी ने समझा और यह दायित्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया कि आप ही इस कार्य को करें ताकि भारत में एक अच्छा संविधान, लोकतंत्र का एक अमूल्य धरोहर बन सके। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो संविधान में जब समता की बात आई, समाज में समतामूलक समाज की बात आई, तो हमारे देश में उस समय भी राजे रजवाड़े, जमींदार, बहुत बड़े खेतिहर जो लोग होते, बहुत बड़े ढंग के लोग थे, जमींदार थे। और एक बहुत बड़ा वर्ग था जो मजदूर वर्ग था, जो ऑपरेश, जिसको छुआछूत की भावना से ग्रसित समाज था, वह भी एक बहुत बड़ा समूह था। और सभी को समान अधिकार मिले, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जो है संविधान में सभी को समानता मिले, इसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण करने का काम किया। और इसीलिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आरक्षण जो प्रावधान किया गया वह जाति विशेष पर किया गया, क्योंकि जाति जो हमारे समाज में है, खास करके जो सनातन धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म हम जिसको कहते हैं, उसमें जाति व्यवस्था कर रखा हुआ है। और जाति के हिसाब से ही समाज में असमानता थी, समाज में ऊंच नीच की भावना थी, समाज में छुआछूत की भावना थी। तो उन्होंने समाज को समानता लाने के लिए जाति को प्रमुखता देते हुए, और उस समय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों को आरक्षण देने का काम किया। और वह आरक्षण जो दिया गया वह वास्तव में 7.5% और 15%, यह दोनों आरक्षण वैसे वर्ग को दिया गया जो समाज से वंचित थे, समाज से शोषित थे, पीड़ित थे। समाज ने अभी तक उसको एक तरह से कहिए तो बहुत ही प्रताड़ित करने का काम किया था। तो उसको कैसे समान रूप से समानता का एक ताकत मिले, इसके लिए आरक्षण के तहत नौकरी में प्रोन्नति में और लोकसभा विधानसभा में मुख्य रूप से उसको आरक्षण देने का काम किया। तो जातिगत आरक्षण और जातिगत लाभ जो है संविधान ने वहां से शुरू हो गया। आगे चलकर संविधान, और उसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जोड़ा जो एक जो पिछड़ी जाति है, जो वास्तव में कमजोर वर्ग है, जो वास्तव में एक हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उसको भी आरक्षण मिले। तो बाद के कालखंड में 1952 में मैनन कमेटी बनी, जिसमें उसमें भी आरक्षण तय किया गया
पिछड़े वर्ग के लिए, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। बाद के कालखंड में मंडल कमीशन बना बीपी मंडल जी के द्वारा, और वह मंडल कमीशन में भी जातिगत आधार पर ही ओबीसी को 1931 के जनगणना के तहत जो 51% थी, उसी के तहत 27% आरक्षण देने का काम किया गया, और वह जातिगत जनगणना के हिसाब से ही दिया गया। अभी के कालखंड में हमारे मोदी जी के सरकार में 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, और यह भी जातिगत जनगणना, जातिगत के आधार पर ही आरक्षण दिया गया। तो हम कह सकते हैं जाति संवैधानिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है, और जब जाति संवैधानिक रूप से इतने महत्वपूर्ण है और इतने महत्वपूर्ण रहने के बाद भी हम जातिगत जनगणना को अगर इग्नोर करते हैं, जातिगत जनगणना को हम अगर सोचते हैं यह आवश्यक नहीं है, तो कहीं न कहीं वैसे समाज, वैसे जातियों को हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति से हो, और चाहे समाज में एक समतामूलक समाज कल्पना करने की बात हो, उसमें हो। तो जब हम देखते हैं ये सब जातिगत जनगणना के आधार पर ही हमें मिली है, तो जातिगत जनगणना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अभी एनडीए सरकार बिहार में जाति जनगणना हो, सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी राज्य अपना जनगणना, राज्य की जाति जनगणना करा सकती है। और इधर के कालखंड में विपक्षी नेता नीतीश जी से भी मिले, जो जाति जनगणना बहुत जल्द से जल्द हो। तो मैं यह कहना चाहूंगा राजनीतिक स्तर से ही, अगर आपने निर्णय लिया है, इसमें देरी करना खास करके सत्ता पक्ष के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना विपक्षियों को जातिगत जनगणना करने का श्रेय जाएगा, और वह बार बार कहेगा जो हमारे दबाव के कारण सरकार ने जातीय जनगणना करना स्वीकार की, वह जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती थी। और जातीय जनगणना होने से घाटा क्या है? कुछ समाज को ऐसा लगता है जातीय जनगणना अगर होती है तो सही सही बात समझ में आ जाएगी इस वर्ग के कितने लोग हैं, और उस जाति को हक हिस्सा हमको देना पड़ेगा। ये बात सही है। लोकतंत्र में सभी का समान मान है, सभी का समान अधिकार है, तो हक हिस्सा मिलनी ही चाहिए। ये आज नहीं तो कल होगा ही, तो क्यों ना हम अभी इसको स्वीकारें। अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं, अगर इस लोकतंत्र में रहने वाले सभी जनता को समानता का अधिकार को मानते हैं, तो हमें जाति जनगणना का समर्थन करते हुए अविलंब जातीय जनगणना करनी चाहिए। इसमें मेरी राय है, इसको देरी करने का मतलब है सत्ता पक्ष इस मुद्दे को जितना टाड़ेगी उतना विपक्ष को इसको बोलने का फायदा मिलेगा, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक इस जातीय जनगणना में अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं होने के कारण इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको लगता है जो वास्तव में यह जो है सो हमें ठगा जा रहा है, क्योंकि जाति जनगणना होने के बाद यह वर्ग को भी हिस्सा मिलेगा, और लगता है इसीलिए यह वर्ग हमको हिस्सा नहीं मिले, इसीलिए इसको टाड़ा जा रहा है। इसीलिए हमें यह सोचना होगा कि जातीय जनगणना बिहार में अविलंब हो, और इससे हो सकता है किसी को राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो संपन्न वर्ग को होगा, वो वैसे वर्ग को होगा जो पहले से राजनीति में अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव रखे हुए हैं, और ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा जो बहुत ही कमजोर वर्ग है, जो अभी तक राजनीति में कहीं पहचान नहीं बना पाया है, राजनीति में अपने आप को अभी तक पीछे रखे हुए है, वो पीछे है,
वैसे लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा। तो मैं ये जरूर चाहूंगा, यह इसलिए भी जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना इसलिए भी होनी चाहिए, आपने 10% आरक्षण दिया है सवर्णों को और उनकी संख्या 10% के करीब है, और SC ST को उसकी जनगणना के हिसाब से 1931 जनगणना के हिसाब से आपने 15% और 7.5% देने का काम किया। फिर OBC को उसके जनसंख्या के हिसाब से, EBC जो बिहार में उसकी जनसंख्या के हिसाब से, क्यों नहीं उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको नौकरी में उतना हिस्सा मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको लोकसभा और विधानसभा में उतना जगह मिलनी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, सभी को समान रूप से फलने और फूलने का अधिकार है। इसीलिए मैं आप लोगों से यह आज YouTube के माध्यम से जुड़कर यह विचार रखने का काम किया हूँ। वास्तव में जातीय जनगणना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और खास करके निचले वर्ग के लिए, जो अभी तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, जो अभी तक शैक्षणिक रूप से हाशिए पर हैं, जो अभी तक नौकरी में हाशिए पर हैं, उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और वह वरदान वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए काम आएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्र में अगर ऐसे ही वंचित वर्ग वंचित बना रहे, गरीब गरीब बना रहे, कोई ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक कहीं कुछ अवसर नहीं मिला है वह बना रहे, तो हम कैसे भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं? समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमारे हर एक नागरिक मजबूत और सशक्त हो। समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमारा हर एक तबका अपने आप में सशक्त हो, तभी जाकर हम एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की कल्पना कर सकते हैं। हम अगर राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा विश्व में पहचान हो, हमारा विश्व में हमारी नागरिक को एक सम्मान के दृष्टि से देखे, तो हमारा हर एक नागरिक मजबूत शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, ताकि जिस भी देश में जाए, जहाँ कहीं भी जाए, अपनी परचम को लहराने का काम करे मित्रों। इसीलिए भी जातीय जनगणना अति संभव आवश्यक है और इस पर हम सभी लोगों को एकजुट होकर जितना जल्द हो इस जातीय जनगणना को कराएं और वैसे तबके जो अभी तक इस लोकतंत्र में अपना अधिकार नहीं पाए हैं, लोकतंत्र में अपना जो मूलभूत अधिकार होनी चाहिए उससे वंचित है, वैसे वर्ग को अधिकार मिले। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पर विचार करें। जातीय जनगणना किसी के लिए घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते इस देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज है। जिस तरह से हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी बीमारी बताते हैं, तो वास्तव में डायग्नोसिस करते हैं, वो जांच लिखते हैं और जांच से यह पता चलता है कि वास्तव में इनके शरीर में वास्तव में कौन सी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे सिम्टम काम नहीं कर पा रहे हैं जिनके कारण इनको शरीर में तकलीफ है। और जब जांच में वह रिपोर्ट निकलता है तो उसी सिस्टम को सही करने के लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं। लोकतंत्र में सरकार को भी चाहिए कि हमारे समाज में कौन ऐसे समाज के लोग हैं, कौन ऐसे वंचित वर्ग हैं, कौन ऐसे मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं जिसको अभी तक सरकार के दिए हुए सहूलियत, सहायता और सरकार में अवसर अभी तक नहीं मिल पाया है, उसको इस जातीय जनगणना के कारण, आर्थिक जनगणना के कारण उसमें हमको यह मालूम हो जाएगा और जिससे हम अपने देश को मजबूती पर ले जाने की कोशिश करेंगे, हम अपने देश को मजबूत करने का काम करेंगे मित्रों। तभी जाके हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनने का जो सपना देख रहे हैं उसकी ओर अग्रसर होगा और तभी हम उस ओर वहां पर हम जा सकेंगे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारी इस वीडियो को फॉलो करें। अगर आपको भी कुछ सुझाव देनी हो तो आप सुझाव हमें दें, हम आगे आपसे आपके साथ क्या और वार्तालाप कर सकें, किस बिंदु पर बात करें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपसे उस बिंदु पर बात कर सकें। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।